नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है हम आपका 7 बजे वाला जो आपका 7 PM पे क्लास रहती थी डेली एमसीक्यू वाली, वो रीस्टोर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोबारा से शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका आईबीपीएस एएफओ के कुछ एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, और कुछ आपका जो है यहाँ पर कराने वाले हैं, कुछ आपका कराने वाले हैं इप्को के एमसीक्यूज, कुछ आपके लिए एनएससी, सीडब्ल्यूसी, एजीटी और आपका सीजीआरई जो छत्तीसगढ़ आरईओ की वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए भी यह एमसीक्यू जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। डेली आपकी क्लास होगी, लाइव होगी 7 PM पर, या फिर कहें शाम को 7 बजे, एग्रीकल्चर एमसीक्यूज के नाम से। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है, संजीव सर द्वारा ये जो है लाए जा रहे हैं आपके। ठीक है, और बढ़िया से अगर कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का। पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। एक क्या ये कलर दिखता नहीं है ना है? देखो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्वार्फ वेराइटी ऑफ कोकोनट। निम्न में से कौन सी नारियल की बौनी किस्म है? ऑप्शन ए है गंगा वेंडम, ऑप्शन बी कल्प कल्प समृद्धि, ऑप्शन सी है केरा, ऑप्शन सॉरी कीरा शंकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कर दीजिए बच्चों, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर? ये सेशन आपका फास्ट तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ नॉर्मली चलेगा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए बच्चों, क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर? ऑप्शन ए गंगा वेंडम बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर आपका जो मतलब कि कौन सी जो नारियल की बौनी किस्म है, तो वो है आपकी गंगा वेंडम। गंगा वेंडम जो है एक आपकी नारियल की क्या है, बौनी किस्म है। ठीक है, आगे बात करें नारियल का, तो नारियल का वैज्ञानिक नाम होता है आपका कोकस न्यूसीफोरा। ठीक है, फैमिली या कुल की बात करें तो एरिकेसी होती है। उत्पत्ति स्थान इसका है आपका दक्षिण पूर्व एशिया। बौनी किस्मों की बात करें तो चौघट ऑरेंज, ड्वार्फ, चौघट ग्रीन ड्वार्फ, गंगा जल, कल्प रक्षा और गंगा भिंडम जो इसकी ड्वार्फ किस्म है, बौनी किस्म है। ठीक है, फल आने में समय लगता है 3 से 4 साल, मतलब कि बोने की बुआई के 3 से 4 साल या फिर कहें प्लांटिंग के 3 से 4 साल बाद इसमें क्या आते हैं, फल आना शुरू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गोल क्रांति संबंधित है, राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए प्याज उत्पादन, ओनियन प्रोडक्शन, ऑप्शन बी टमाटर उत्पादन से, टोमेटो प्रोडक्शन से, ऑप्शन सी आलू उत्पादन, पोटैटो प्रोडक्शन, ऑप्शन डी है यहाँ पर अंडे का उत्पादन या एग प्रोडक्शन। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? सही उत्तर को आंसर कर दीजिए आप लोग, और बढ़िया से आंसर करते रहिए, तभी आपको हमें लगेगा कि आप प्रेजेंट हो क्लास में। ठीक है, बताइए, ये तो बहुत इजी है ना। राउंड रेवोल्यूशन, गोल गोल क्या होता है आपका? पोटैटो होता है, आलू होता है ना। तो यहाँ पर जो आपकी राउंड रेवोल्यूशन है किससे संबंधित है? आपकी ऑप्शन सी आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी आलू उत्पादन, यहाँ पे पोटैटो प्रोडक्शन संबंधित आपकी राउंड रेवोल्यूशन या फिर कहे गोल क्रांति। आगे चलते हैं, आगे देखो निम्न क्रांति दी हुई है। यहाँ पर हरित क्रांति देखो संबंधित है अनाज उत्पादन से। सदाबहार क्रांति जिसे एवरग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, कृषि के कुल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन है, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित? दूध उत्पादन से संबंधित है। मीठी क्रांति या फिर स्वीट रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, मीठी क्रांति स्वीट रेवोल्यूशन शहद उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल, शहद उत्पादन और बागवानी उत्पादन से संबंधित है। प्रोटीन क्रांति उच्च उत्पादन, प्रोटीन संचय दूसरी क्रांति है। ठीक है, पीली क्रांति या येलो रेवोल्यूशन जो है तिलहन उत्पादन, जिसमें आपका मेनली जो है सरसों और सूरजमुखी से संबंधित है। ठीक है, काली क्रांति आप कहें ब्लैक रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। नीली क्रांति या फिर कहें ब्लू रेवोल्यूशन, मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति या फिर कहें ब्राउन रेवोल्यूशन जो है चमड़ा या कोको से संबंधित है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, यहाँ पर देखो एक तो होते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आपकी फल, शहद उत्पादन, बागवानी उत्पादन से। लेकिन गोल्डन फाइबर या फिर कहें स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से संबंधित है।
अगला है आपका ग्रे रेवोल्यूशन या ग्रे क्रांति, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित, प्याज उत्पादन, फार्मास्यूटिकल और झींगा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे, कपास से संबंधित है। और आपका लाल क्रांति मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति की बात करें या राउंड रेवोल्यूशन की तो वो आलू उत्पादन से, और प्रभानी क्रांति जो है संबंधित आपकी भिंडी के उत्पादन से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में तेल की मात्रा होती है, द अमाउंट ऑफ ऑयल इन ग्राउंडनट इज, ऑप्शन ए 26%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 37%। ये क्वेश्चन आज के टेस्ट में भी मैंने दिया था, तो बताओ लीजिए क्या होगा आंसर इसका, ए बी सी या फिर डी। मूंगफली में तेल की मात्रा कितनी होती है, द अमाउंट ऑफ ऑयल इन ग्राउंडनट इज 26%, 45%, 60% या फिर कहें 37%। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। इसका आंसर आपको पता है ना क्या होता है, ऑप्शन बी 45%। जो आपको मूंगफली होती है उसमें कितना तेल होता है, 45% तेल होता है। बेसिकली रेंज जो लिखी जाती है आपकी 45 से 50% लिखी जाती है। इसको नोट करके रखना कि मूंगफली तेल की मात्रा कितनी होती है, 45 से 50% होती है। आगे चलते हैं, आगे बात करें विभिन्न फसलों में तेल प्रतिशत की या फिर कहें ऑयल परसेंटेज की, तो नारियल में 60% ऑयल होता है, तिल के अंदर आपका 46 से 52% या फिर 40 से 52% ऑयल होता है आपका तिल के अंदर या सिसम के अंदर, ठीक है। मूंगफली में आपका ग्राउंडनट में 45% ऑयल होता है, 45%। अरंडी या कैस्टर की बात करें, कैस्टर में आपका कितना 36 से 58% तेल होता है। कुसुम में या फिर आपका सेफ्लॉवर, कुसुम या फिर कहें सेफ्लॉवर, सेफ्लॉवर में कितना ऑयल होता है आपका 25 से 36%। सूरजमुखी में सनफ्लावर कितना 45 से 50% होता है, ठीक है। रेपसीड और सरसों में आपका कितना 33 से 35%। सोयाबीन में 20% ऑयल होता है आपका। मक्का के अंदर 4 से 5% ऑयल होता है आपका, ठीक है। और कपास में 15 से 25% ऑयल होता है। नाइजर में 35 से 45, नीम में आपका होता है 45 से 50% ऑयल या तेल की मात्रा। ये विभिन्न फसलों का है, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्रीय पौधा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट प्लांट। ऑप्शन ए मूंगफली, ग्राउंडनट, बी है मक्का या मेज, ऑप्शन सी है चना या चिकपी, ऑप्शन डी सूरजमुखी या सनफ्लावर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी या फिर सी, क्या होगा सही उत्तर। और ऐसा अच्छा लगे, कुछ यूजफुल लगे हमारे चैनल से तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री पौधा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट प्लांट, ए मूंगफली, बी मक्का, सी चना या फिर डी सूरजमुखी। जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। यहां पर बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है क्या, मक्का। मक्का आपका क्या होता है, एक बीज पत्री है। बेसिकली आपके दो जो मोनो या फिर कहे कि कोटाइलेडन या फिर बीज पत्री के आधार पर दो प्रकार से होता है। एक तो आपका मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट, और एक आपका होता है डाइकॉट, ठीक है। मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट जिसके बीज या फिर कहे जिन फसलों के बीज दो भागों में डिवाइड नहीं होते या फिर दो भागों में नहीं बढ़ते हैं, वो आपके मोनोकॉट या फिर एक बीज पत्री कहलाते हैं, ठीक है। और डाइकॉट की बात करें, जिनके बीज या फिर बीज पत्र दो भागों में डिवाइड, जब आप मूंगफली को खोला हुआ है दाने को आपने देखा हुआ तो दो पार्ट में इजीली डिवाइड हो जाता है। चने में आपका दो पार्ट में इजीली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और सनफ्लावर में आपका जो है आपका मतलब कि जो सीड होता है या बीज होता है दो पार्ट में इजीली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपका मक्का हो जाएगा मोनोकॉट, बाकी सभी क्या है आपके डाइकॉट या फिर द्विबीजपत्री है। आगे चलते हैं, एक बीजपत्री की बात करें, यहां देखो लिखा हुआ है आपका मोनोकॉट वह पौधे जिनमें एक बीजपत्र या भ्रूणीय पत्ती वाले बीज होते हैं। एक बीजपत्री के पत्तों में ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर रंध्र होते हैं और इस प्रकार उन्हें उभय रंध्री कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपका हो गया बांस हो गया, केला हो गया, अदरक हो गया,
शतावरी ट्यूलिप हो गया, सॉरी शतावरी और ट्यूलिप हो गया, लिली हो गया, सभी घास फूल के पौधे और खाद्यान्न फसलें किसमें आती है आपकी, एक बीजपत्री में आती है। द्विबीजपत्री पौधों की बात करें डाइकोट प्लांट की, तो वह पौधे जिनमें दो बीजपत्री या भ्रूण पत्ते होते हैं, उदाहरण के लिए सभी लेग्यूमिनस कुल के पौधे और या फिर कहें दालें, कैसी होती है आपकी, द्विबीजपत्री होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, अनार की कटाई के लिए शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के बहार को प्राथमिकता दी जाती है? Which type of spring is preferred for harvesting pomegranate in arid and semi-arid region? ऑप्शन ए अम्बे बहार, ऑप्शन बी है मृग बहार, ऑप्शन सी है हस्त बहार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गुड इवनिंग संतोष कुमार जी। अम्बे बहार, ऑप्शन ए अम्बे बहार, ऑप्शन बी है मृग बहार, इंग्लिश में भी इसको हम मृग ही लिखते हैं, ठीक है, मृग बहार। ऑप्शन सी है यहां पर हस्त बहार, हस्त बहार, और ऑप्शन डी हो जाता है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बताओ बच्चों आंसर क्या होगा सही इसका? बी मृग बहार नेहा जी लिख रही हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मृग बहार बिल्कुल सही है नेहा जी। जो आपका जो मतलब अनार की कटाई जो की जाती है वो बहार को प्राथमिकता दी जाती है, आपकी मृग बहार को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है मृग बहार। आगे चलते हैं, बहार और फूल आने का समय, फल लगने का समय। अम्बे बहार में आपके फरवरी मार्च में तो फूल लगते हैं, ठीक है, फरवरी मार्च में क्या होती है आपकी फ्लावरिंग होती है, फूल लगते हैं। फल लगने या फ्रूटिंग कब होती है आपका? जुलाई अगस्त में होता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्लावरिंग। चलो कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आपका फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्रूटिंग टाइम यहां हो जाता है फ्लावरिंग टाइम, यहां पर हो जाता है फ्रूटिंग टाइम। तो अम्बे बहार में फ्लावरिंग कब होती है आपका? फरवरी मार्च के अंदर, ठीक है, और फ्रूट्स कब लगते हैं इसमें आपका? जुलाई अगस्त में लगते हैं, ठीक है। हस्त बहार की बात करें तो अक्टूबर नवंबर इसमें फूल आने का समय होता है, ठीक है, और मार्च अप्रैल इसमें फल लगने का समय होता है। और मृग बहार की बात करें जून जुलाई में इसमें फूल आते हैं और दिसंबर जनवरी में जो है आपको फल लगना प्रारंभ हो जाता है, दिसंबर जनवरी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, निचली पहाड़ियों में ग्लेडियोलस की छटाई का समय है। इट इज टाइम टू प्रून ग्लेडियोलस इन द लोअर हिल्स। ऑप्शन ए है अक्टूबर नवंबर, बी है जून जुलाई, जनवरी फरवरी, डी है मार्च अप्रैल। बताओ बच्चों क्या होगा सही उत्तर? ए बी सी या फिर डी। निचली पहाड़ियों में ग्लेडियोलस की छटाई का समय है। इट इज टाइम टू प्रून ग्लेडियोलस इन द लोअर हिल्स, अक्टूबर नवंबर, जून जुलाई, जनवरी फरवरी, या फिर कहे मार्च अप्रैल। क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? ए बी सी या फिर डी। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना सेशन को, ठीक है। बात करें यहाँ सही उत्तर की तो यहाँ पर बच्चों सही आंसर हो जाता है आपका अक्टूबर नवंबर, ठीक है। जो आपका निचली पहाड़ियों में ग्लेडियोलस की छटाई या फिर प्रूनिंग जब की जाती है, कब की जाती है आपका? अक्टूबर नवंबर। जो आपकी प्रूनिंग होती है उसे कटाई छटाई भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है ग्लेडियोलस के बारे में है। ग्लेडियोलस हाइब्रिडस परिवार इरिडेसी से संबंधित है। ग्लेडियोलस हाइब्रिड्स परिवार इरिडेसी से संबंधित है। उत्पत्ति का केंद्र जो है अफ्रीका और एशिया माइनर है इसका। इसे बल्बनुमा फूलों की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? बल्बनुमा फूलों की रानी भी कहा जाता है। छटाई का समय बात करें, नीची पहाड़ियों में आपका अक्टूबर नवंबर होता है, मध्यम पहाड़ियों में आपका सितंबर फरवरी से फरवरी होता है, और ऊंची पहाड़ियों में मार्च अप्रैल होता है। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये आप एनएससी के लिए जा रहे हो, एएफओ के लिए जा रहे हो, या फिर सीडब्ल्यूसी के लिए जा रहे हो, इफको के लिए जा रहे हो, तो ये बहुत ही आपकी ज्यादातर मतलब की प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए सेरिकल्चर फलों की खेती, ऑप्शन बी विटीकल्चर अंगूर की खेती,
ऑप्शन सी पिसिकल्चर मछली पालन, ऑप्शन डी एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। बताओ बच्चों सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि सेरिकल्चर आपका किससे, रेशम कीट पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। बाकी विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, पिसिकल्चर मछली पालन से संबंधित है, एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है सेरिकल्चर किससे संबंधित है, आपका रेशम कीट पालन से, फलों की खेती से नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर गलत हो जाता है। बिल्कुल सही, संतोष कुमार जी 7 ए आंसर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर सेरिकल्चर फलों की खेती गलत हो जाता है। आगे चलते हैं, घास की खेती को हम क्या कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी। घास की खेती को क्या कहते हैं, घास की खेती को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। सहतूत या मलबरी की खेती को मोरिकल्चर कहा जाता है। केचुआ पालन को बर्मी कल्चर कहते हैं, इसको इंग्लिश हिंदी में। पोंगोलॉजी फलों की खेती, बिल्कुल सही कहा आपने संतोष जी। बहार आपका सीजन होता है, बहार जो है क्या होता है, सीजन होता है, ठीक है, सीजन जिसे बहार कहते हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर को कहा जाता है। मृदा फसल संबंध का अध्ययन कहलाता है आपका एडेफोलॉजी। मृदा बनने का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मछली पालन पिसिकल्चर कहलाता है और रेशम कीट पालन आपका सेरिकल्चर कहलाता है। छांव व सजावट के लिए पेड़ों की खेती अर्बोरिकल्चर कहलाती है। चाय की खेती को सियोलॉजी या टिसियोलॉजी, टी साइलेंट रहता है यहाँ पर, सियोलॉजी कहा जाता है। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है और फसलों के साथ घास उगाना क्या कहलाता है आपका, ले फार्मिंग कहलाता है। फसलों के साथ या फिर कहे कृषित फसलों के साथ घास उगाना आपका कहलाता है, ले फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 8, आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली स्टूलिंग तकनीक का उपयोग किसके प्रवर्धन में किया जाता है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी है अमरूद। ए मैंगो, बी पपाया, ऑप्शन सी है एप्पल, एल, ऑप्शन डी है गुआवा या अमरूद। तो बताओ स्टूलिंग जो आपकी प्रोपगेशन मेथड है या फिर प्रवर्धन की विधि है, किस फसल में जो कॉमनली अपनाई जाती है। ए बी सी या डी। 8D संतोष कुमार जी कर रहे हैं, वो की बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। जो आपका स्टूलिंग किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, आपका गुआवा या अमरूद के अंदर किया जाता है। गुआवा या फिर अमरूद के अंदर की जाती है आपकी प्रवर्धन की विधि, गुआवा के अंदर या अमरूद के अंदर, कौन, स्टूलिंग, ठीक है। आगे देखो प्रवर्धन की विधियां दी हुई हैं और फल यहां पर दिए हुए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विप एंड टोंग ग्राफ्टिंग, विप और टोंग ग्राफ्टिंग और स्टूलिंग किसमें अपनाया जाता है, एप्पल, सेब, पियर या नाशपाती, एप्रिकॉट या खुबानी में। टी बडिंग जो है किसमें अपनाया जाता है, आपका पीच और प्लम में, आड़ू और आलूखारा में, ठीक है। और आपका सीड जो है किससे प्रोपगेशन का मेथड है, आपका एसिड लाइम या खट्टा नींबू, कोकोनट, नारियल, अरेका नट, सुपारी, पपाया, पपीता, फालसा, कॉफी, पैशन फ्रूट जो है आपके किसके द्वारा प्रोपगेशन होता है, आपका बीज द्वारा होता है या फिर कहें सीड द्वारा होता है, ठीक है। लेयरिंग और टी बडिंग द्वारा किसमें होता है, आपका एवोकाडो। एवोकाडो किस कौन सा मेथड अपनाया जाता है, आपका लेयरिंग एंड टी बडिंग। पैच बडिंग जो है प्रोपगेशन मेथड या फिर कहें प्रवर्धन की विधि किसमें अपनाई जाती है, आपकी आंवला के अंदर, बेल के अंदर और पीके नट या फिर कहें अखरोट के अंदर अपनाई जाती है, ठीक है। रिंग एंड टी बडिंग किसमें अपनाई जाती है, आपकी बेर के अंदर। और आपका वीनियर ग्राफ्टिंग और आपका एनार्चिंग ग्राफ्टिंग या फिर कहें स्टोन ग्राफ्टिंग किसमें अपनाया जाता है, मैंगो के अंदर या फिर कहें आम के अंदर। और स्टूलिंग ग्राफ्टिंग जो है अपनाया जाता है आपका गुआवा या फिर कहें अमरूद के अंदर। इसको नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल टेबल को ज्यों का त्यों बना लिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 लिखा हुआ है, पॉलीएम्ब्रोनिक फ्रूट क्रॉप डेवलप मैनी, बहुभ्रूण फल की फसल में कई विकसित होते हैं, क्या डॉट डॉट क्या विकसित होते हैं, कई क्या विकसित होते हैं। ऑप्शन ए भ्रूण, ऑप्शन बी पत्ते, ऑप्शन सी तने, ऑप्शन डी जड़ें। क्वेश्चन से आंसर यहाँ पर मिल रहा है, पॉलीएम्ब्रोनिक फ्रूट क्रॉप डेवलप मैनी, बहुभ्रूण फल
की फसल में कई क्या विकसित होते हैं, आपके भ्रूण विकसित होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भ्रूण जो है सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मिट्टी की नमी की मात्रा जिस पर पादप स्थायी रूप से मुरझा जाते हैं और ठीक नहीं होते हैं, किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए स्थायी मिलान बिंदु या फिर परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन बी है क्षेत्र की क्षमता या फिर फील्ड कैपेसिटी। ऑप्शन सी है यहाँ पर उपलब्ध जल या फिर कहें आपका अवेलेबल वाटर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों सही आंसर क्या होगा? एक मिट्टी की नमी की मात्रा जिस पर पादप स्थायी रूप से मुरझा जाते हैं और ठीक नहीं होते, किसके रूप में जाना जाता है? बिल्कुल सही नेताजी, सॉरी नेहा जी, नेताजी बोल दिया है, नेहा जी बिल्कुल सही। स्थायी मिलानी बिंदु या फिर कहें PWP, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पर जो है आपके पौधे क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं लेकिन ठीक नहीं होते या फिर दोबारा से ग्रो नहीं होते। बिल्कुल सही, संतोष जी ने भी आंसर कर दिया है। 10A PWP सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये मिलानी बिंदु के बारे में देखो। स्थायी मिलानी बिंदु या परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट एक स्थायी मिलानी बिंदु एक मिट्टी की नमी सामग्री जिस पर पौधे स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं और फिर से ठीक नहीं होते हैं। यह 10 से 20 एटमॉस्फेयर के बीच होता है। ठीक है, क्षेत्र की क्षमता या फील्ड कैपेसिटी या मिट्टी की गुरुत्वाकर्षण बल की नीचे की और खिंचाव के खिलाफ पानी को बनाए रखने की क्षमता है। इस अवस्था में केवल माइक्रोपोर्स या केशिका छिद्र पानी से भरे होते हैं और पौधे अपने उपयोग के लिए पानी को अवशोषित करते हैं। क्षेत्र क्षमता पर पानी 1/3 एटमॉस्फेयर के साथ धारित होता है। क्षेत्र क्षमता पर पानी पौधे और सूक्ष्म जीवों के लिए आसानी से क्या होता है? उपलब्ध होता है। तो फील्ड कैपेसिटी क्या कहते हैं? बेसिकली क्या है? जब आपका गुरुत्वाकर्षण जल जो है नीचे रिस जाए या फिर लीचिंग हो जाए, आपका परकोलेशन के बाद जो बचा हुआ पानी है, ठीक है, जो आपका मिट्टी की सतह पर जो बचा हुआ पानी वो आपकी फील्ड कैपेसिटी होती है। या फिर ये कहें कि जो आपकी मिट्टी को बनाए रखने की क्षमता है, या सॉरी कहें पानी को बनाए रखने की क्षमता होती है, वो फील्ड कैपेसिटी होती है। आगे है आपका उपलब्ध वाटर या फिर कहें अवेलेबल वाटर। खेत की क्षमता तक पहुंचने के लिए या फिर क्या फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए मिलानी बिंदु पर मिट्टी में लागू करने के लिए आवश्यक पानी की आवश्यकता को उपलब्ध पानी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जंगली गोभी से प्राप्त नहीं होता? अगला प्रश्न है, गुड इवनिंग रविंद्र अंबिया जी। अगला प्रश्न देखो दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन जंगली गोभी से प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन ए ब्रोकली, बी पत्ता गोभी, सी बंद गोभी या फिर कहें डी पालक। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन जंगली गोभी से प्राप्त नहीं होता है? ए ब्रोकली, बी पत्ता गोभी, सी बंद गोभी या फिर डी पालक। क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर? ए बी सी या फिर डी? नेहा जी ए नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है आपका पालक, ऑप्शन डी पालक। तो आपका पालक होता है वो जंगली गोभी से प्राप्त नहीं होता है। बाकी जो है आपके जंगली गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, बंद गोभी आपके जंगली गोभी के से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गहरी परत में गहरी परत में उनकी उपस्थिति के कारण प्रसुप्ति को कहते हैं। ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन द डीप लेयर इट इज कॉल्ड डोर्मेंसी। किस तरह की डोर्मेंसी? मतलब कि अगर कि आपका बीज डीप मतलब कि गहरी सतहों में है, ठीक है, आपका बीज अगर कि गहरी परतों में है या गहरी सतहों में है तो किस तरह की आपकी डोरमेंसी या फिर कहें प्रसुप्ति होती है, सुषुप्तावस्था होती है? ऑप्शन ए प्रमोदित सुषुप्तावस्था या एनफोर्स्ड डोरमेंसी। ऑप्शन बी अंतर्जात प्रसुप्ति या फिर कहें इननेट डोरमेंसी। ऑप्शन सी है प्रेरित प्रसुप्ति या फिर इंड्यूस्ड डोरमेंसी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या फिर कहें नन ऑफ द अबव। क्या हुआ? नेहा जी ने ऑप्शन ए लिख दिया है, प्रमोदित या एनफोर्स्ड डोरमेंसी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए बिल्कुल सही, प्रमोदित प्रसूति या फिर एनफोर्स्ड डोरमेंसी जो है गहरी परत में उनकी उपस्थिति या फिर कहें बीज की उपस्थिति के कारण प्रसूति को क्या कहा जाता है? आपका प्रमोदित प्रसूति या फिर कहें एनफोर्स्ड डोरमेंसी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार की डोमेंसी को। यहाँ देखो जन्मजात या फिर अंतर्जात प्रसूति, इननेट डोमेंसी मतलब जो जन्म से या फिर कहें बीज के बनने से जो डोमेंसी है वो आपकी जन्मजात या अंतर्जात या इननेट डोमेंसी कहलाती है। यह बीजों की स्थिति है जो अंकुरण के लिए उपयुक्त परिस्थितियों की आपूर्ति करने पर भी अंकुरण में असमर्थ है।
अंकुरण की है अक्षमता कुछ प्रजातियों में फैलाव के समय भ्रूण के अपरिपक्व होने के कारण हो सकती है। आगे देखो, जबरन या प्रमोदित प्रसुप्ति या फिर फोर्स, किसी को आपने फोर्स किया है बीज को कि वो अंकुरित ना हो, तो यह देखो, यह बीजों की स्थिति है जो एक पर्यावरणीय संयम के कारण अंकुरण में असमर्थ है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में नमी, ऑक्सीजन, प्रकाश और एक उपयुक्त तापमान शामिल है। आगे बात करें प्रेरित प्रसुप्ति या फिर कहें इंड्यूस्ड डोमेंसी, इस प्रकार की बीज निष्क्रियता तब होती है जब बीज ने पानी को आत्मसात कर लिया, मतलब कि अब्जॉर्ब कर लिया हो, लेकिन अंकुरण के लिए अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में रखा गया हो। इसने मतलब कि ये कहें नमी को तो इसने मतलब अब्जॉर्ब कर लिया या फिर ले लिया है, लेकिन इसको अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में रखा गया हो, आखिरकार बीज अधिक अनुकूल परिस्थितियों में भी अंकुरित होने में विफल रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा 2:1 2:1, यहाँ पर 2:1 प्रकार का द्वितीयक खनिज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 2:1 टाइप ऑफ सेकेंडरी मिनरल। ऑप्शन ए क्योलिनाइट, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी एलोफेन, ऑप्शन डी वर्मिकुलाइट। जल्दी आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा 2:1 प्रकार का द्वितीयक खनिज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 2:1 टाइप ऑफ सेकेंडरी मिनरल्स। नेहा जी डी कर रहे हैं, वर्मिकुलाइट। देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर है आपका वर्मिकुलाइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी वर्मिकुलाइट जो है आपका 2:1 प्रकार का या फिर कहें आपका 2:1 टाइप जो है क्या है, सेकेंडरी मिनरल है या फिर द्वितीयक आपका खनिज है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका वर्मिकुलाइट। आगे बात करें विभिन्न प्रकार के खनिज मिनरल्स की। ठीक है सर, वो पहले का, क्या पहले का, देखो यहां पर 1:1 प्रकार के खनिज या 1:1 टाइप मिनरल्स कौन से होते हैं, क्योलिनाइट होते हैं। 2:1 प्रकार के खनिज जो है 2:1 टाइप मिनरल्स होते हैं। एक तो इसमें क्या होते हैं एक्सपेंडेड टाइप, मतलब कि पहले का आंसर था। ओके ओके ओके, देखो यहां पर एक तो आपके एक्सपेंडिंग टाइप होते हैं या विस्तार प्रकार के, एक होते हैं नॉन एक्सपेंड टाइप, जैसे आपका मोंट मोनोलाइट एंड वर्मिकुलाइट। जैसे आपने ब्लैक सॉइल में देखा होगा कि गीली होने पर गीली होने पर फैलती है और सूखने पर क्या होती है, सिकुड़ती है। क्या होती है, गीली होने पर तो फैलती है या फिर एक्सपेंड करती है, विस्तार होता है, और आपका सूखने पर क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो किस मिनरल के कारण होता है, आपका किस क्ले मिनरल के कारण होता है, मोंट मोनोलाइट और वर्मिकुलाइट। ठीक है, आपका जो, हाँ आपके आंसर लेट आते ना। ठीक है, तो यहां पर देखो मोंट मोनोलाइट के कारण जो है आपका जो ब्लैक सॉइल होती है या फिर काली मृदा होती है वो सिकुड़ती है और फैलती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंड टाइप या विस्तार प्रकार का मोंट मोनोलाइट और वर्मिकुलाइट है। ठीक है, और नॉन एक्सपेंडेड टाइप मतलब गैर विस्तार, जिसका मतलब कि सिकुड़ने और फैले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो है आपका ब्लैक माइका, बायोटाइट, व्हाइट माइका, मुस्कोवाइट और वेदर्ड माइका एलाइट। और 2:1 प्रकार के खनिज या फिर कहें 2:1 टाइप मिनरल जो है वो है आपका क्लोराइड। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है यहां पर। द कैट फेस इज एन इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। कैट फेस डॉट 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 का एक महत्वपूर्ण शारीरिक विकार है। ऑप्शन ए टमाटर का, बी शिमला मिर्च का, ऑप्शन सी बैगन, ऑप्शन डी आलू। किसका जो है कैट फेस एक महत्वपूर्ण शारीरिक विकार है, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर। द कैट फेस इज एन इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, कैट फेस का एक महत्वपूर्ण शारीरिक विकार है, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर। जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी लोग। देखो रविंद्र अंबिया जी का आंसर आ गया है ए टमाटर। और कोई आंसर कर रहा है, संतोष जी ने भी ए कर दिया। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका बिल्कुल सही आंसर संतोष जी, रविंद्र अंबिया जी, यहां पर आपका टमाटर जो है सही आंसर हो जाता है। कैटफिश जो है टमाटर का एक क्या है, महत्वपूर्ण शारीरिक विकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर शारीरिक बीमारी और पोषक तत्वों की कमी दी गई, इसको नोट कर लेना टेबल को। फूल गोभी की बटनिंग, जो फूल गोभी बटनिंग होती है वो नाइट्रोजन की कमी के कारण होती है। तंबाकू की शीर्ष बीमारी जो होती है बोरोन की कमी से होती है।
आम की पत्तियां झुलसना पोटेशियम की कमी के कारण होता है। फूल गोभी की भिप्टेल जो है मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। चावल का खैरा रोग जो होता है जिंक की कमी के कारण होता है। टमाटर का ब्लूसम एंड रॉड होता है इससे कैल्शियम की कमी के कारण डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम होता है। ठीक है। सेब में फल का फटना बोरॉन की कमी से होता है। आंवला का आंतरिक क्षय या फिर इंटरनल नेक्रोसिस जो होता है आंवले वो किससे होता है? बोरॉन की कमी के कारण। गन्ने का पहाला ब्लाइट जो होता है मैग्नीज की कमी के कारण होता है। जई का ग्रे स्पाइक रोग जो होता है मैग्नीज की कमी से होता है। सिट्रस का डायबैक, सिट्रस में डायबैक या फिर कहें डायबैक इन सिट्रस किससे होता है? आपका कॉपर की कमी के कारण होता है। और सिट्रस का छोटी पत्ता रोग किससे होता है? कॉपर की कमी के कारण होता है। इस टेबल को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टेबल का, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुछ कृषि भूमि में डोलोमाइट पाउडर प्रयोग किया जाता है, इसे प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? कुछ कृषि भूमि में डोलोमाइट पाउडर प्रयोग किया जाता है, इसे प्रयोग करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, मिट्टी के पीएच में वृद्धि करना या मिट्टी के पीएच को बढ़ाना। ऑप्शन बी, मिट्टी के पीएच में कमी करना। ऑप्शन सी, मिट्टी के फास्फोरस घटक में वृद्धि करना। ऑप्शन डी, मिट्टी के नाइट्रोजन घटक में वृद्धि करना। डोलोमाइट का प्रयोग किसमें किया जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? कुछ कृषि भूमि में डोलोमाइट पाउडर प्रयोग किया जाता है, इसे प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? ए, मिट्टी के पीएच में वृद्धि। बी, मिट्टी के पीएच में कमी। सी, मिट्टी के फास्फोरस घटक में वृद्धि। डी, मिट्टी के नाइट्रोजन घटक में वृद्धि। क्या होगा सही उत्तर? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, मिट्टी के पीएच में वृद्धि। ठीक है, डोलोमाइट का प्रयोग किस लिए जाता है? बेसिकली आपका किसमें किया जाता है? जो आपकी एसिड सॉइल होते हैं, सॉरी, जो एसिड सॉइल होती है उसमें प्रयोग किया जाता है आपका डोलोमाइट का, लाइमिंग मटेरियल। डोलोमाइट है आपका एक लाइमिंग मटेरियल, या फिर कहें आपका चूना 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 वाला एक क्या है आपका तत्व है डोलोमाइट। तो यहाँ पर आपका मिट्टी के पीएच को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। इसी के साथ आज की क्लास जो है हो गई है एंड। बेसिकली मैंने सोचा था इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक, और अब जो है बात करते हैं डाउट की। किसी का कोई डाउट हो तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आपकी देखो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। ऑफलाइन क्लासेस में आपकी जो है संपूर्ण एएफओ की तैयारी कराई जा रही है, संपूर्ण एएफओ की। थैंक यू संतोष कुमार जी। यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में आपकी सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है, 8 AM से 9 AM तक। आपका क्या लगता है? आपका एग्रीकल्चर चलता है। क्या है कि यूट्यूब वालों के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्या है, तो आपका जो ऑफलाइन क्लासेस की वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, 8 AM से 9 AM आपका क्या चलता है? एग्रीकल्चर चलता है। ठीक है, एग्रीकल्चर। और आपका 9 AM टू 10 AM आपका मैथ एंड रीजनिंग रहता है। मैथ्स एंड रीजनिंग कराते हैं आपका, जिसमें आपका बेसिकली ये कराते हैं कि जिससे आपका एएफओ क्वालिफाई। ठीक है, और आपका 10 AM टू 11 AM 10 AM टू 11 AM आपका इंग्लिश चलता है। एएफओ के लिए इंग्लिश। ठीक है, बहुत बच्चों को शिकायत रहती है कि इंग्लिश क्वालिफाई नहीं होता, इसलिए सुबह जो है 10 बजे से 11 बजे तक आपका जो है इंग्लिश का बैच चलता है। एड्रेस की बात करें तो एड्रेस है आपका नियर रिसाला मंदिर, नियर रिसाला मंदिर, बड़ी चौराहा, ललितपुर। ठीक है, और कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप हमसे। कांटेक्ट नंबर है 7880497110। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी हमारे देखो जनरल एग्रीकल्चर की बुक रिलीज हो चुकी है,
जनरल का बुक रिलीज हो चुकी है, आपकी एग्रोनॉमी की बुक रिलीज हो चुकी है, ठीक है, और आपका सॉइल साइंस बुक रिलीज हो चुकी है। 3 बुक हमारी रेडी हो चुकी है, जिसमें आपकी क्रॉप्स मिलेगी, सारा सारा हिंदी माध्यम में कंटेंट मिलेगा। और बाकी अब अगला जो आपका चल रहा है काम, वो चल रहा है आपका हॉर्टिकल्चर पर। जल्दी आपको इस महीने के लास्ट तक आपको हॉर्टिकल्चर की बुक भी हम दे दें, प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो बाय करना चाहते हो तो सीधे नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में कल शाम को 7 बजे। डेली शाम को 7 बजे आपकी क्लास रहेगी एग्रीकल्चर एमसीक्यूज की, ठीक है। मिलते हैं शाम को 7 बजे।